नमस्कार। हमारा चैनल मिशन द कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट आप सभी का अभिवादन करता है। बिल्डिंग मटेरियल की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमने बिल्डिंग मटेरियल के लेक्चर सीरीज़ में 3 लेक्चर्स में स्टोन को कवर किया है, जिसमें 100 इम्पॉर्टेंट MCQs थे, इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चंस थे और 2 लेक्चर में हमने बिल्डिंग स्टोन की थ्योरी को कवर किया था। और एक लेक्चर जो थर्ड लेक्चर हमारा था वो बिल्डिंग ब्रिक पर डिपेंडेंट था और बिल्डिंग ब्रिक एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल पार्ट फर्स्ट था। अब सेकंड लेक्चर बिल्डिंग ब्रिक एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल ये हमें कवर करना है। आइए हम अपने सिलेबस की ओर चलते हैं और अपने टॉपिक्स की ओर चलते हैं। आज की मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है, जिसको देख कर या जिसको अपने माइंड में सेटअप करते हुए हमें ये टोटल लेक्चर ख़त्म करना है और यही एनर्जी, यही स्ट्रेटेजी और यही पावर हमारी जो है टोटल पूरे लेक्चर के टाइम में पीरियड में रहनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है? यू आर ओनली कन्फाइंड बाई दी वॉल्स यू बिल्ड योर सेल्फ। सही है, बिल्कुल क्लियर है। आप अपने ही द्वारा निर्मित दीवारों से बंधे हुए हैं, बाकी आपको दुनिया में कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। मतलब अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड हैं तो सक्सेस की रीज़न भी आप ही हैं, और अपने लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर नहीं हो रहे हैं तो मतलब उसके रीज़न भी आप ही हैं। दूसरा कोई आपके लक्ष्य के बीच में है नहीं। पहली चीज़ तो ये, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये, हमें जितना पढ़ना है डिसाइड करके पढ़ना है। चौथी चीज़ ये, अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन भी लेना है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। आइए चलते हैं। हमने देखा था पूरा ब्रिक के लेसन में या ब्रिक के सिलेबस में क्या क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक कंप्लीटेड, यूज ऑफ ब्रिक कंप्लीटेड, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक भी अच्छे से कंप्लीट किया है। जैसा क्लासिफिकेशन जो है स्टैंडर्ड बुक एस्केडिकल में दिया है, उससे भी बेटर क्लासिफिकेशन मैंने किया हुआ है। क्यों? क्योंकि सारे मैटर जो हैं सबको मैं इकट्ठा करके लेक्चर बनाता हूँ। इतना ईजिली नहीं, मुझे टाइम लगता है काफ़ी बनाने में से। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगातार मेहनत करता हूँ, तब जाके इसे बनाता हूँ छोटा सा लेक्चर। क्यों? क्योंकि आपको जो स्क्रीन मटेरियल हो या स्क्रीन स्टडी मटेरियल वही मिले, कम समय में ज़्यादातर आप कवर कर लो। अब इतना भी कम का मतलब नहीं है कि ब्रेक में आपको 10 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ। 100 क्वेश्चन है, 10 मिनट में क्वेश्चन कराते जाऊँ, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ये है इसका ऑप्शन, ये सही है, ये कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्वेश्चन पढ़ा आंसर बता, क्वेश्चन पढ़ा आंसर बता, नहीं ऐसा नहीं करना है। ऐसे कभी होता ही नहीं है। सिलेक्शन लेते लेते आप थक जाओगे, हो भी जाएगा लक बाई चांस, लेकिन सिलेक्शन तो वही सिलेक्शन होता है जो अपनी पूरी मेहनत पे मिलता है, उसे मैं सिलेक्शन मानता हूँ और कोई नहीं। कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। गुड ब्रिक अर्थ के कंपोजिशन को हमें कवर करना है आज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक कैसी होती है ये कवर करना है, और साथ ही साथ एक टॉपिक और है जिसको मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन ब्रिक। कैसा होता है ब्रिक में हार्मफुल इंग्रेडिएंट, कौन कौन से होते हैं ये। हाँ, ये मेंस के पर्पज़ से है। ESE मेंस और SSC JEE मेंस के पर्पज़ से 10 से 15 नंबर में आता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक कभी कभी पूछ देता है, ये भी जो है 10 से 15 नंबर में ESE और SSC JEE मेंस में आता है। हार्मफुल इंग्रेडिएंट 10 या 5 नंबर में भी आता है। और साथ ही साथ बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेक्चर जो है कंपलसरी है, 10 नंबर में आता रहता है। ठीक है, आइए कवर करते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं ये बाद में देखेंगे। इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, जो अच्छी निर्माण की मृदा होती है, ईंट निर्माण की जो अच्छी मृदा होती है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट या कंपोजिशंस होती है उसके बारे में हमें जानना है। बेसिकली ब्रिक के फॉर्मेशन के लिए जो नेचुरली सॉइल लिया जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या, ब्रिक अर्थ। और वो ब्रिक अर्थ जिसमें जो ब्रिक के कंपोनेंट होंगे या कंपोजिशंस होंगे वो प्रॉपरली अवेलेबल होंगे, उसी को बोलेंगे गुड ब्रिक अर्थ। अब गुड ब्रिक अर्थ के कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, किनका कितना परसेंटेज है, कौन से इंग्रेडिएंट है कितना परसेंटेज है, और उस इंग्रेडिएंट का फंक्शन क्या है। फंक्शन का मतलब वो उसमें कौन सा रोल अदा करता है ब्रिक फॉर्मेशन में, और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है, एक्सेस या लेक के कारण उसमें उस कंपोजिशन के ब्रिक में उस कंपोजिशन के एक्सेस या कमी के कारण, अधिकता या कमी के कारण क्या अंतर है, क्या प्रभाव है, ये हमें जानना है। अब बात करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट। ब्रिक में क्या क्या होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, लाइम होता है, सल्फर होता है, अल्कलाइन मटेरियल होता है,
आयरन ऑक्साइड होता है और अदर्स टाइप के मिसलेनियस मटेरियल्स हो सकते हैं। आइए देखते हैं, एक एक तो बारी बारी कवर करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ब्रिक से आता है एसएससी जेईई में, ईएससी में। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, ऑप्शनल क्वेश्चन अगर बना तो इसी से आता है। इंग्रेडिएंट कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं 50 to 60% क्या होगा। 50 to 60% होता है सिलिका। ब्रिक में 50 से 60% तक सिलिका। रट लेना बिल्कुल, ये टेबल फॉर्म में मैं दिया हूँ, खोज लेना, नेट पे ढूंढ लेना है, आप कहीं भी ढूंढ लेना। एक आध कोई किताब हो सकती है जो मुझसे छोटी हो जिसमें ये टेबल दिया हो। ये टेबल मैंने अपने से प्रिपेयर की है स्क्रीन करके, आप इसे याद कर लेना, 100% याद कर लेना। ये अच्छा मटेरियल है सबका, आज तक की सारे बिल्डिंग मटेरियल के लेक्चर्स में मैं इसे सबसे अच्छा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, एसएससी जेईई में, ईएससी में, गेट में आना है। देखिए सिलिका क्या होता है, 50 से 60% तक ब्रिक में होता है। रिटेन इट्स शेप, ये ब्रिक के शेप फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। शेप फॉर्मेशन में रोल प्ले का मतलब क्या होता है, जो ब्रिक होगा वो ब्रिक को मॉसिव स्ट्रक्चर भी देगा। मॉसिव स्ट्रक्चर का मतलब ब्रिक में जो ग्रेविटी होगी वो सिलिका मटेरियल के कारण भी होगा। इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी, साथ ही साथ सिलिका जो होता है वो ईजिली जो है इरोडेड नहीं होता है, और साथ ही साथ इसकी जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल रेजिस्टेंस और वेदरिंग रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होता है, इसीलिए ये ड्यूरेबल भी होता है। इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी, ब्रिक में सिलिका के कारण ड्यूरेबिलिटी होगी और प्रॉपर शेप गेन करेगा, किसके कारण, सिलिका के कारण। प्रिवेंट श्रिंकेज, साथ ही साथ क्या होगा, सिलिका के कारण इसमें श्रिंकेज नहीं होगी, श्रिंकेज को ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। एंड वार्पिंग, वार्पिंग को भी ये प्रिवेंट करता है। वार्पिंग का मतलब एल्यूमिना ज़्यादा होगी तो मोल्डिंग के टाइम या ड्राइंग के टाइम ये वार्प हो सकता है, या मेल्टिंग के टाइम वार्प हो सकता है। कब, जब सिलिका कम होगा या एल्यूमिना ज़्यादा होगा। सिलिका प्रॉपर होगा तो ये क्या होगा, शेप इसका रिटेन होगा अच्छे से, ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर होगी, श्रिंकेज प्रिवेंट होगा, वार्पिंग प्रिवेंट होगी। इतने फ़ायदे हैं सिलिका के। एक्सेस से क्या होगा, ब्रिक ब्रिटल होगा। पता है, बालू ले लो आप, ज़्यादा मात्रा में सिर्फ बालू ही रहे तो क्या होगा, ईंट फटाक से टूट जाएगी बिना किसी इम्प्रेशन के या बिना किसी जो है प्री इंफॉर्मेशन के। ब्रिटलनेस होगा, क्यों? क्योंकि आप एक मुट्ठी बालू ले लो, एक मुट्ठी बालू का मतलब आप अपने हैंड में बालू ले लो और उसे ईजिली गिरा दो तो उसमें कोई कोहेशन नहीं होता है, इसलिए वो उसका नेचर ब्रिटलनेस होती है। वीक हो जाएगी, बिल्कुल ब्रिक जो है वीक हो जाएगी ड्यू टू एक्सेस ऑफ सिलिका, सिलिका के कारण। और सिलिका कम होगी तो पता ही है, न तो प्रॉपर शेप मिल जाएगा, ना उसकी अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी होगी, न श्रिंकेज होगा। समझ में आया? एक्सेस और लैग के कारण क्या क्या होते हैं, कौन सा रोल फंक्शन क्या है उसका, ये पता चल गया। अब बात करते हैं हम एल्यूमिना, 20 से 30% तक होता है। एल्यूमिना ब्रिक में 20 से 30% तक होता है। इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, जब क्ले अर्थ या ब्रिक अर्थ प्रिपेयर कर लिया हमने, उस प्रिपेयर्ड ब्रिक अर्थ में वाटर मिलाकर मिक्सिंग करेंगे तो उस केस में ईजी इन मिक्सिंग होगी। प्लास्टिसिटी एल्यूमिना के कारण होगी, ब्रिक अर्थ में प्लास्टिसिटी एल्यूमिना के कारण होगी। इसी प्लास्टिसिटी के कारण रिक्वायर्ड शेप में इसको मोल्ड किया जा सकता है, प्रॉपर शेप मोल्डिंग हो जाएगी। और साथ ही साथ काज ऑफ रिफ्रैक्ट्रीनेस, रिफ्रैक्ट्रीनेस का मतलब एल्यूमिना ज़्यादा होगा तो वो क्या, फायर रेजिस्टिव नेचर होगा, किसमें, सॉइल, वो ब्रिक में, ब्रिक में फायर रेजिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक होगी। बर्निंग के बाद, ब्रिक की बर्निंग के बाद जो है फायर रेजिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक आएगी। अगर एक्सेस क्वांटिटी में होगा क्या होगा, ड्राइंग पर क्या होगा, क्रैक्स फॉर्मेशन होगा। जब ब्रिक को हम सुखा देंगे सन ड्राई कंडीशन में, ब्रिक जब ड्राई होगा तो उसमें क्रैक फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ मेल्टिंग आफ्टर बर्निंग, बर्निंग के समय ये मेल्ट हो जाएगा। बर्निंग मतलब जब इसकी किल्न में बर्निंग होगी या पकाई होगी ईंट की तो वो पिघल जाएगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना की एक्सेस के कारण। और कमी के कारण क्या होगा, एल्यूमिना पता है प्रॉपर शेप नहीं पाएगा, मोल्डिंग ईजी नहीं होगी, प्लास्टिसिटी नहीं गेन कर पाएगा, और रिफ्रैक्टिवनेस मतलब उसकी अग्नि प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। हाँ, एक और रूल है, ये सिलिका के पार्टिकल्स को बांधे रखते हैं, कौन, एल्यूमिना, ठीक है। लाइम, चूना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड 10% से कम रखा जाएगा। चूना की ना तो ज़्यादा मात्रा परमिशिबल है ना कम मात्रा परमिशिबल है। रेंज क्या है, नियर अबाउट 10%, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिड्यूसेस द श्रिंकेज, ये क्या करता है, एल्यूमिना के कारण, एल्यूमिना है, एल्यूमिना के कारण जब ब्रिक जो है ड्राई होगा सन ड्राई कंडीशन में तो श्रिंकेज हो सकती है, तो
इस श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए लाइम की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ बर्निंग करोगे तो भी श्रिंकेज हो सकती है, तो उसको भी रिड्यूस करने के लिए लाइम की ज़रूरत होगी। रिड्यूस दी श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर ईंट को सुखाने पर सिकुड़न को कम करने के लिए लाइम रोल प्ले करता है। काजेज सिलिका इन क्ले टू मेल्ट एंड बर्निंग एंड बाइंडिंग। देखिए क्या है, सिलिका और क्ले को एक साथ ये मेल्ट करेगा। किसको किसको? सिलिका और एल्यूमिना, ये तो हो गए। इन दोनों को बर्निंग के कंडीशन में लाइम जो है मेल्ट करेगा, इजीली मेल्ट करेगा और एक दूसरे को बाइंडिंग प्रॉपर्टी देकर हार्डनेस भी प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, ये तो ये एक तरीके से इसको केमिकली बाइंड करने का काम करेगा कौन? लाइम। बर्निंग के टाइम में बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी देता है ये। ठीक है, लोवर्स दी फ्यूजन पॉइंट, और इसी लाइम के कारण उसका फ्यूजन पॉइंट कम हो जाता है। फ्यूजन पॉइंट का मतलब गलन बिंदु या मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। इसी कारण इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फ्लक्स, केमिकल फ्लक्स। भट्टियों में जो फ्लक्स यूज़ किया जाता है ताकि उसका जो बर्निंग टेम्परेचर वो डिक्रीज किया जा सके। नहीं तो क्या होगा, ये ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को भी कम करता है। ड्यू टू एक्सेस ब्रिक मेल्टिंग, हाँ देखिए, अगर लाइम ज़्यादा हो जाएगा तो कम टेम्परेचर पे ही ब्रिक मेल्ट हो जाएगा, इसके पार्टिकल्स अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएंगे। ब्रिक मेल्ट होगा तो इसका शेप भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, एक दूसरे से सब रिलेटेड है, सब कहीं ना कहीं सबका रोल प्ले करते हैं। ड्यू टू एक्सेस ब्रिक मेल्ट बर्निंग के टाइम ये ब्रिक क्या हो सकती है? मेल्ट हो जाएगी। लूजेज इट शेप्स, अपना शेप जो है खो देगी। मैग्नीशिया 1% से कम रखते हैं। बेसिकली जो ब्रिक में मैग्नीशिया 1 से 2% तक रख सकते हैं। रेड्यूस वार्पिंग ड्यू टू दी सॉफ्टनिंग एट स्लोवर रेट, हाँ नेचर क्या है, मैग्नीशिया स्लोवर रेट पर सॉफ्टेंड होता है। मतलब जब इसकी बर्निंग करेंगे तो वो कम टेम्परेचर पर धीरे धीरे, नहीं ज़्यादा टेम्परेचर पर धीरे धीरे जो है सॉफ्टेन होता है। इसी कारण ये वार्पिंग को रिड्यूस करता है। नहीं पता चला, आप ईंट है, ये आपकी क्या है, ये ईंट है, ब्रिक है। अब ये ब्रिक क्या होगा, अगर एकाएक टेम्परेचर पे आप प्रिपेयर कर रहे हो इसको, तो ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। एकाएक आपको अगर एकाएक गर्मी दी जाए तो भागोगे ना अपनी सीट से आप उठ के, बस सेम टू सेम कंडीशन है। तो ये मेल्ट हो जाएगा, मतलब ब्रिक क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, इसका शेप डिस्ट्रॉय हो गया। इसी को बोलते हैं वार्पिंग ऑफ ब्रिक। क्यों होगा, मैग्नीशिया की एक्सेस के कारण जो है हो सकता है ऐसा। एल्यूमिना के भी एक्सेस के कारण होता है, और मैग्नीशिया की जो सॉफ्टेनिंग रेट होती है टेम्परेचर की कंडीशन में वो स्लो होती है, इसीलिए बर्निंग में इसका रोल इम्पोर्टेंट है। लाइट एलोइस कलर प्रोवाइड करता है। मैग्नीशिया के कारण ब्रिक का जो कलर होगा वो हल्का पीलापन लिए हुए होगा। अगर किसी ब्रिक में कलर जो है हल्का पीलापन लिए हुए, तो मतलब आप समझ लीजिए कि उसमें मैग्नीशिया है, और ज़्यादा मैग्नीशिया हो जाएगा तो पीलापन बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सेस क्या करता है। एक्सेस के कारण ब्रिक डार्क येलोइस कलर का हो जाएगा, बता दिया है मैंने। आयरन, लोहा, आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है ब्रिक, गुड ब्रिक अर्थ में। 7% से ये कम रखा जाता है, जनरली 6% तक रखा जाता है। 3 से 6% या 7% तक आप रख सकते हो, लेकिन 7% से हमेशा कम रखेंगे। रोल क्या है इसका, रेड चेरी कलर प्रोवाइड करता है, ब्रिक को रेड चेरी कलर प्रोवाइड करता है, लाल अच्छा सा दिखने वाला कलर, जैसे लीची के सरफेस टाइप का कलर प्रोवाइड करता है। बर्निंग मतलब जलने के बाद, ईंट पकने के बाद जो है ऐसा कलर देता है। इम्परमिएबिलिटी इम्प्रूव करता है, इम्परमिएबिलिटी इम्प्रूव करता है, मतलब वाटर पेनिट्रेशन कैपेसिटी, वाटर पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी खासी होती है, इसमें हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, सरफेस हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी। लोअर सी फ्यूजन पॉइंट, ये भी फ्लक्स का काम करता है। आयरन भी फ्लक्स का काम करता है, क्योंकि बर्निंग टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को भी डिक्रीज करता है। स्ट्रेंथ पॉइंट प्रोवाइड करता है, मतलब स्ट्रेंथ पॉइंट का मतलब इसके कॉर्नर भी मजबूत होंगे, सरफेस भी मजबूत होगी, मतलब एक तरीके से ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सिलिका और बाकी सबके साथ मिलके ये अच्छा सा स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में भी इसका रोल हो सकता है। आइए देखते हैं, व्हेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल एंड डार्क ब्राउन और इवन ब्लैक कलर, हाँ जब एक्सेस ऑक्सीजन अवेलेबल होगी, साथ ही साथ आयरन भी ज़्यादा होगा,
तो डार्क ब्राउन कलर का फॉर्मेशन करेंगे। आयरन ज़्यादा है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, दोनों रिएक्ट करके डार्क ब्राउन कलर बनाएंगे। साथ ही साथ हार्डनेस तो इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन ये इसका डिमेरिट है, अपीयरेंस इसका अच्छा नहीं होगा, बैड अपीयरेंस हो जाएगा। इवन ब्लैक कलर व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, जब ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो भी कैसे अवेलेबल, इनसफिशेंट, प्रॉपर मात्रा में नहीं है, तो उस केस में इसका कलर क्या होगा, बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, ब्राउन नहीं होगा। हाउएवर एक्सेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड मेक्स द ब्रिक डार्क ब्लू, हाँ पता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड है तो उस केस में ब्लू कलर में हो जाएगा। कार्बन डाई, अब अल्कलाइन मटेरियल, अल्कलाइन मटेरियल क्या होगा, 10% से कम होना चाहिए। ब्रिक में अल्कलाइन मटेरियल 10% से हमेशा कम होना चाहिए। अल्कलाइन मटेरियल के कारण क्या होगा, एसिड रेजिस्टेंस कैपेसिटी घट सकती है। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल केमिकल अटैक होगा एसिड वगैरह का या फिर अल्कोहल वगैरह का, उससे जो बेसिक मटेरियल होंगे या अल्कलाइन मटेरियल होंगे वो वाटर के जो ब्रिक के इंग्रेडिएंट अल्कलाइन हैं उससे रिएक्शन करके उसे सरफेस पर वाइट पाउडर के फॉर्म में सेपरेट कर देगा। इसी को हम बोलते हैं एफोरेंस फॉर्मेशन। इसको मैं आगे भी बताऊंगा हार्मफुल इंग्रेडिएंट में। 10% से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और वाटर, ये बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के कारण केमिकल अटैक कम हो सकता है। वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो मोल्डिंग में जो है मोल्डिंग अच्छे से नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ वाटर ज़्यादा होगा तो ड्राइंग कंडीशन में, सन ड्राई कंडीशन में जब ईंट को धूप में रख के सुखाया जाता है, कच्ची ईंट को, तो उस केस में श्रिंकेज हो सकती है। श्रिंकेज होना, क्रैक्स जनरेट होना, ये सब कंडीशन हो सकती है। अब हार्मफुल इंग्रेडिएंट इन ब्रिक अर्थ। अब ब्रिक अर्थ जो है, ब्रिक फॉर्मेशन में जो मिट्टी यूज होती है उसमें कौन कौन से हानिकारक इंग्रेडिएंट होते हैं, वो कौन कौन से? पेबल्स, ग्रेवल्स, ग्रिट्स, पता है ग्रेवल मैंने बता दिया, ग्रेवल की साइज़ तक मैंने बताई है। सॉइल पार्टिकल्स में दोबारा नहीं बताऊंगा ताकि आप उससे रिवाइज करो, देखो इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ ग्रेवल्स। पेबल्स की भी मैंने साइज़ बताई है, ग्रिट्स की भी साइज़ हमने बता दी है। मिक्सिंग प्रॉब्लम, अगर इसमें पेबल्स होंगे सॉलिड फॉर्म में, कोर्स टाइप में, तो मिक्सिंग प्रॉब्लम होंगे, ईजिली मिक्स नहीं कर पाएंगे। मोल्डिंग के समय या पर जब सॉइल को हम प्लास्टिक नेचर में क्रिएट करेंगे मोल्डिंग से पहले, तो उसकी प्रॉपर मिक्सिंग करनी होगी, तो मिक्सिंग प्रॉब्लम हो सकती है अगर हार्मफुल इंग्रेडिएंट पेबल और ग्रेवल प्रेजेंट हैं। डिस्ट्रॉयज द अपीयरेंस, अगर ये सरफेस पे आ गए तो ईंट की अपीयरेंस को नष्ट कर देंगे। कॉज ऑफ अनइवन फ्रैक्चर ऑफ सरफेस, हाँ अब जब मशीनरी वर्क करेंगे तो ईंट को ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के बाद ईंट पे की जो सरफेस मिलेगी, इंटरनल सरफेस मिलेगी, वो उसका फ्रैक्चर्ड सरफेस स्ट्रक्चर जो अनइवन हो जाएगा, मतलब ऊबड़ खाबड़ सरफेस मिलेगी। जैसे ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, अब इस ब्रिक को मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसकी जो सरफेस मिलनी चाहिए, ये वाली सरफेस जो मिलनी चाहिए, आधा मैंने ब्रेक किया, वो बिल्कुल स्मूथ मिलनी चाहिए। अगर वो स्मूथ नहीं मिलती है, ऊबड़ खाबड़ मिलती है, तो उसका रीज़न है पेबल्स। बीच में जो पेबल्स होंगे उसके कारण जो है ऊबड़ खाबड़ उसकी सरफेस मिल जाएगी। समझ में आएगा? डिक्रीज वर्केबिलिटी, इसके कारण जो है हो सकता है हमें तोड़ना यहाँ से ऐसे था, आधे पर से हाफ ब्रेक लेनी थी, हमने तोड़ दिया, पेबल्स प्रेजेंट था, यहाँ से टूट गया, नहीं यूज है, ईंट वो ख़राब हो जाएगी, पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट सकती है। तो ये सब ईंट की, अच्छी ईंट की लिए जो है हार्मफुल इंग्रेडिएंट पेबल्स, ग्रेवल और ग्रिट नहीं होनी चाहिए। आयरन पायराइट, ये बिल्कुल नुकसानदायक है। ये डिस्कलरिंग प्रॉब्लम होती है, जो ब्रिक का रेड चेरी कलर होगा वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन पायराइट उसके केमिकल कंपोजिशन से रिएक्शन करके अलग कलर दे देगा जो अच्छा नहीं लगेगा ब्रिक में देखने में। स्प्लिटिंग प्रॉब्लम, हाँ आयरन पायराइट्स के कारण स्प्लिटिंग प्रॉब्लम होगा, उसमें सेडिमेंट एक तरीके से स्ट्रेटिफाइड नेचर का फॉर्मेशन हो सकता है। ब्रिक ड्यूरिंग बर्निंग के टाइम में ब्रिक जो है स्ट्रेटिफाइड हो सकती है या फिर स्प्लिट हो सकती है, फट सकती है बीच से आयरन पायराइट के कारण। अल्कलाइज या अल्कलाइन मटेरियल, अल्कली या अल्कलाइन मटेरियल या बेसिक मटेरियल, ये क्षारीय पदार्थ इसमें ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कैसे? देखिए हार्मफुल इंग्रेडिएंट है ये सब। ऑन ड्राइंग द मॉइस्चर इवेपोरेट्स लिविंग बिहाइंड ग्रे और वाइट पाउडर, अगर उसमें अल्कलाइन मटेरियल प्रेजेंट है तो ब्रिक को सुखाने के बाद
ब्रिक को सूखने के बाद जब ब्रिक मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है, अब उस मॉइस्चर में जो अल्कलाइन मटेरियल हैं वो घुल जाएंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये घुलने के बाद जब मॉइस्चर इवेपोरेट होगा तो ये केमिकल्स पाउडर फॉर्म में, ग्रे एंड वाइट पाउडर फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे सरफेस पर। और ये ब्रिक के अपीयरेंस को स्पॉयल कर देंगे, नष्ट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, एफ्लोरेसेंस फेनोमेना। एफ्लोरेसेंस फेनोमेना क्या, एफ्लोरेसेंस फेनोमेना मतलब उत्फुल्लन की प्रक्रिया या उत्फुल्लन की घटना। ब्रिक में उत्फुल्लन क्या होता है बता दिया है मैंने, इसके पहले भी बताया। इंपॉर्टेंट है एफ्लोरेसेंस क्या होता है, पूछ सकता है और इंटरव्यू में पूछ सकता है क्या होता है ब्रिक का एफ्लोरेसेंस। यहाँ तक कि मैं ब्रिक में डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं इन सबको भी अच्छे से बताऊँगा आगे, ब्रिक को अच्छे से पढ़ाऊँगा भाई, यहीं से बता, स्टोन से ब्रिक से आते हैं क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक मैटर और कार्बोनेशियस मटेरियल, पता है आपको ऑर्गेनिक मैटर या कार्बोनेशियस मटेरियल होंगे बर्निंग के टाइप में जो है ये राख फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और इरोड हो जाएंगे, तो वहाँ पे वाइट्स का फॉर्मेशन कर देंगे, जब पानी वो पाएंगे तो फिर सूख जाएंगे। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है इसमें, वाइड अच्छा खासा होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाएगी, वाटर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये होना नहीं चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, परमिशिबल लिमिट से ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए हार्मफुल इंग्रेडिएंट। सल्फ़र, सल्फ़र आपको पता है केमिकल अटैक, सल्फ़र अगर प्रेजेंट है तो केमिकल रेजिस्टिविटी घट सकती है। हाँ, अब बात करते हैं लाइम की। चूना हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, कैसे है, जब वो एक्सेस मात्रा में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं व्हेन लाइम इज़ प्रेजेंट इन लम्स फॉर्म, देखिए एक्सेस मात्रा में हो, एक्सेस क्वांटिटी में हो, साथ ही साथ लम्स फॉर्म में हो। लम्स फॉर्म का मतलब जब सॉइल में लाइम जो है बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों के रूप में होंगे, तो जब इसे भिगोया जाएगा, जब ये ब्रिक बर्निंग के टाइम में अनहाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अनहाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब लाइम बिल्कुल क्विक लाइम में हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, ये वाटर एग्रेसिव होगा। ब्रिक के अंदर तो वैसे फॉर्म में है, जब बारिश हुई या कहीं से मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया ब्रिक, तो होगा क्या, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, CaOH का ट्वैश का निर्माण करेगा। फिर क्या होगा, वॉल्यूम इसका 2 से 2.5 गुना इंक्रीज होगा। ब्रिक में क्रैक्स हो सकते हैं, ब्रिक, ठीक है बिल्कुल, ब्रिक स्वेल्स हो जाएगी, क्रैक्स हो जाएगी, ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी, ब्रिक डिसइंटीग्रेट हो सकती है, सीवर क्रैकिंग। सारी चीज़ें मैंने रीजन के साथ बताया, एक साथ जो है रीजन टू रीजन और स्टेप टू स्टेप, एक इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके इफेक्ट से क्या होगा, इसके इफेक्ट से क्या होगा, को रिलेट करके मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे ये चार्ट फॉर्म में बिल्कुल छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। डिटेल मैन्युफैक्चरिंग का एक लेक्चर होगा 45 मिनट का, आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ SSC JEE मेंस या ESE मेंस में पूछता है 10 या 15 नंबर में। कोई टॉपिक कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए इसे कवर करना ज़रूरी है। अब इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, मेनली फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फाइनल स्टेज 5 जो होता है जहां हमें ब्रिक मिल जाती है, तो इसको कवर नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ का निर्माण कैसे करते हैं, ब्रिक के लिए जो अर्थ लाई जाती है वो कैसे लाई जाती है। अनस्वेलिंग प्रोसेस, अनस्वेलिंग प्रोसेस में क्या होगा, जो जहाँ पे भी जो ब्रिक साइट होगी, ब्रिक सॉइल साइट होगी, ब्रिक अर्थ, ब्रिक फॉर्मेशन के लिए जो अवेलेबल अर्थ होगी, उसकी टॉप अपर सॉइल को 30 से 25 सेंटीमीटर को रिमूव कर देते हैं, उसको बोलते हैं अनस्वेलिंग। और फिर डिगिंग, डिगिंग का मतलब क्या होगा, अनस्वेलिंग के बाद, अनस्वेलिंग के पर्पज़ क्या है, जो उसमें पार्टिकल्स होंगे, वेजिटेबल मटेरियल होंगे, प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगी, उनकी जो रूट्स होंगी वो सब हट जाएंगी, इसलिए ग्रास वगैरह होंगी, उन सबको हम हटा देंगे 25 से 30 सेंटीमीटर रिमूव करके। अब डिगिंग क्या करेंगे, अब जो अर्थ है होगी उसके बाद ब्रिक के क्वालिटी वाली, अच्छी खासी ब्रिक की क्वालिटी या इंग्रेडिएंट कंटेन किए हुए जो अर्थ होगी उसकी हम खुदाई करेंगे, ठीक है, उसको हम खोद कर ऊपर फैलाएंगे। विदरिंग, अब उसको हम छोड़ देंगे विदरिंग के लिए। विदरिंग क्या होती है, प्रॉपर प्लास्टिसिटी, मोल्डिंग से पहले प्रॉपर प्लास्टिसिटी क्रिएट करने के लिए जो डिग अर्थ होती है, खुदी हुई जो मिट्टी होती है, उसको रेनी सीजन में या एक आध दो मौसम के लिए खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वो सॉइल सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्टेनिंग के लिए, सॉइल सॉफ्टेनिंग प्रोसेस होती है विदरिंग, ठीक है।
और ब्लेंडिंग क्या होता है? अब इस जो सॉइल अर्थ है, जो विदर्ड सॉइल अर्थ है या ब्रिक अर्थ है, उसमें कौन से कंपोजिशन कितने हैं, कैसे हैं, बाकी कितने कंपोजिशंस की या कितने इंग्रेडिएंट की कितनी क्वांटिटी ज़रूरत है उसको उसमें मिला देते हैं। तो इसी प्रोसेस को बिल्डिंग कहते हैं। बिल्डिंग का मतलब रिक्वायर्ड अदर इंग्रेडिएंट क्वांटिटी इज कॉल्ड बिल्डिंग। ब्लेंडिंग इज द मिक्सिंग ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ अदर इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ। अब टेम्परिंग क्या हो गया? टेम्परिंग का मतलब उसकी होती है क्या? गुथाई का मतलब प्लास्टिक फॉर्म में, बिल्कुल प्लास्टिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। किससे की जाती है? पग मिल से की जाती है। बाई फुट ऑफ एनिमल्स, जनरली अब पग मिल यूज किया जाता है गुथाई के लिए। मोल्डिंग का मतलब प्रॉपर सैंपल जो होते हैं या प्रॉपर मोल्ड होते हैं, जो साँचा होती है उनके शेप में, फॉर्म में ब्रिक को मोल्ड करना या ढालना। मोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक क्ले टू प्रोवाइड सुटेबल शेप साइज ऑफ ब्रिक। जो अभी ग्रीन फॉर्म में ब्रिक है उसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए, साइज प्रोवाइड करने के, कॉर्नर प्रोवाइड करने के लिए मोल्डिंग प्रोसेस की जाती है। ड्राइंग का मतलब अब मोल्डिंग के बाद जो ब्रिक मिली उसको सन कंडीशन में या फिर जो है ऐसी कंडीशन में ड्राइंग कंडीशन की जाती है या फिर रेगुलेटेड कंडीशन में उसकी ड्राइंग की जाती है, ईंट की सुखाई करना। अब बर्निंग, अब इसके बाद ईंट का जो है किल्न का मतलब भट्ठे में चट्टे लगाकर उसकी जो बर्निंग की जाती है, पकाई की जाती है। लास्ट में हमें ब्रिक पकी हुई अच्छी खासी मिल जाती है। ये टोटल ऑपरेशन चार्ट है किसका? ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। हमने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स कवर किए हैं इनमें ब्रिक से रिलेटेड, और ज़्यादातर चांस है कि क्वेश्चन यहीं से बने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये हमारा चैनल जो मिशन दी कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी फील्ड में कॉस्मोटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए है। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निकल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए ये अपना स्पेशल रोल प्ले करेगा, और साथ ही साथ आपका इसके ग्रोथ में, साथ ही साथ जो है आपके ग्रोथ में रोल रहेगा। इसी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे कई वीडियोस का लगातार इंटरेस्ट लेते रहें। धन्यवाद।